I'm Pramod Sharma, Faculty of Ecology, Environment and Biodiversity. Today students, I would like to introduce some very important topic which is very important for your coming prelims examination. आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी शुरुआत मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो तो पिछली क्लास में मैंने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट मैंने बताया था कि यह विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ एक्ट जब आया और उसमें यह महसूस किया गया कि भारत में विभिन्न जीव जंतु जो हैं उनके संरक्षण का प्रयास होना चाहिए, और उसी क्रम में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1970 के दशक में। और इस क्रम में मैंने बहुत सारी बातों की चर्चा पिछली क्लास में विशेष रूप से किया गया था। मैंने किया उनको और आपको बताया ही था मैंने सारी चीजें वाली। अब तक देश में कुल 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। ठीक है, 50 के आसपास। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो 3296 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और मैंने सब बताया हुआ था कि बाघों की गणना 2014 कर्नाटक उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। अखिल भारतीय स्तर पर 2018 की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार लगभग संख्या 3000 के आसपास पहुंच गई, यानी कि 2967 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। ये सब मैंने बताया था। भारत में दुनिया के 70% बाघ मौजूद है। एंड एमपी इज ए स्टेट विच ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट, जिसमें 9 में से 8 जो उसके नेशनल पार्क हैं जिसमें टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उस रूप में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में वो सब रिजर्व हैं। इस रूप में एमपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग टीवी पर ऐड भी देखते होंगे बच्चों। इसी क्रम में एक और मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा, बाघ परियोजना के अंतर्गत ही आता है। भारत में जैसा जानते हैं सफ़ेद बाघ भी मिलते हैं, और सफ़ेद बाघ स्पेशली उड़ीसा में मिलता है। तो वहाँ पर इसके संरक्षण के लिए दुनिया में कुछ ही इनकी संख्या पाई जाती है। अत्यंत दुर्लभ किस्म के बाघ देखे जाते हैं। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदन कानन प्रसिद्ध है। पेपर में कई बार पूछता है कि सफ़ेद बाघ कहाँ मिलते हैं, तो उड़ीसा के नंदन कानन में। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2010 में थाईलैंड में तथा द्वितीय सम्मेलन 2012 में भूटान में आयोजित किया गया था, इसको संरक्षित करने के लिए कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व का प्रथम सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन किया गया। वहाँ पर भी ये हुआ कि इसको शिफ्ट करके और उनको संरक्षित किया जाए, उसकी देखभाल किया जाए। देन आफ्टर फिर देखते हैं यहीं पर बाद में और भी एक्सेलरेट करने के लिए, टाइगर की संख्या को और ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए एक और प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे विशेष रूप से एक्शन टाइगर योजना कहते हैं। एक्शन टाइगर योजना में संकटग्रस्त जीव को बचाने की 12 तरीके सुझाए गए कि क्या टास्क होना चाहिए। सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू हुई यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरिस्का जो नेशनल पार्क है वो पहले बड़ा फेमस था, परंतु 2010 के आसपास से काफ़ी चर्चा में आया। चर्चा उस समय आया कि वहाँ पर न्यूज़ में उड़ने लगी कि भाई यहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं है। डिस्पाइट दिस यहाँ कागज़ों पर खूब सारे टाइगर दिखाए जा रहे हैं। अब जब ये बवाल मचा तो उस समय हमारे पीएम उसको देखने गए और अधिकारी इतने तेज थे कि वे एक इफजी यानी कि उसका पुतला बना के दूर से दिखा दिया, वो देखिए टाइगर बैठा हुआ। खैर बाद में जब काफ़ी चीज़ें चर्चा में रही तो इसको लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास शुरू हुए और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी बहस शुरू हुई। उसी क्रम में एक्शन टाइगर योजना शुरू की गई और भारत देश में लागू की गई। बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल देखते देखते हमारी आँखों के सामने, हमारी आपकी आँखों के सामने ही देखते देखते एक जीव गायब हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, है ना, एकदम देखते देखते, जिसका वर्णन आपको इतिहास में प्रत्येक जगहों पर मिलेगा। विशेष रूप से
रामायण में भी आप लोगों ने सुना होगा जटायु, है ना। और बहुत सारे फ्रेज भी आप लोगों ने सुने होंगे, गिद्ध दृष्टि। क्या मतलब होता है फ्रेज में, मुहावरे में गिद्ध दृष्टि का मतलब किसी के मरने का इंतजार करना कि ये खत्म होगा तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी शुरू होगी। इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका यदि नाश होगा, ये चीज़ें इसके लिए डिस्टर्ब होंगी, देन अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। यानी कि बड़ी खास बात है गिद्ध की कि गिद्ध मरे हुए व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को कभी नहीं खाता। वो मरने के बाद ही, जब वो मर जाता तभी उस कोई भी जीव हो उसको खाता। इसलिए प्रकृति में यह सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के लगभग प्रत्येक भाग में और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रजाति के ये जो वल्चर्स हैं पाए जाते रहे, परंतु आज के डेट में भारत में और दुनिया के विभिन्न भागों में बहुत तेजी से गायब हो रहे। इसीलिए भारत सरकार द्वारा इनको संरक्षित करने के लिए गिद्ध परियोजना की शुरुआत की गई। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की जब बात करते हैं, हरियाणा वन विभाग तथा मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माओ पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। इनमें कहा गया था कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक सोडियम, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन होती है, के उपयोग के कारण होती है ना। नेचुरल सोसाइटी शायद आप लोग जानते होंगे, ये क्यों यहाँ पे वर्ड आया है, कुछ समझ रहे आप लोग? ये बड़ी खास बात है, इसके अपने कुछ कल्चरल रीजन्स हैं। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे में विशेष रूप से पारसियों से संबंधित कुछ एक्टिविटीज़ के लिए खास तौर से जुड़ी हुई है। तो आप लोग जानते हैं बॉम्बे में बहुत ज़्यादा पारसी रहते हैं, और पारसियों की एक खास बात होती है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बॉडी को न तो जलाया जाता है और न जमीन में दफन किया जाता है ना। उसके लिए एक टावर होता है, एक ऊंचा स्थान होता है, उस स्थान पर उसकी बॉडी को रख दी जाती है। तो कौवे, विशेष रूप से गिद्ध वगैरह आते हैं, उसको कुछ दिनों में खा के ख़त्म कर देते, फिर उसके बचे खुचे पार्ट को उतार लिया जाता है और फिर उसको डिस्पोज, मतलब अंतिम संस्कार कर दिया, डिस्पोज वर्ड तो ठीक नहीं है, उसका फिर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। खैर, प्रॉब्लम क्या हुई, गिद्ध धीरे धीरे, अब सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों से गिद्ध गायब हो गए तो शहरी क्षेत्रों से मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है। तो बॉडी ऊपर पड़ी हुई टावर पर सड़ती रहती थी, प्रॉब्लम आती थी। तो ये हुआ और यहाँ पे एक मेमोरेंडम साइन किया, और उसमें एक बात सामने आई कि आखिर क्यों इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। तो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, यानी कि दर्द, चोट वगैरह को कम करने के लिए बोवेरोन टैबलेट आप लोगों ने सुना होगा, तो वही है डाइक्लोफिनेक सोडियम, बोवेरोन, है ना। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम विशेष रूप से पहले ह्यूमन के लिए प्रयोग होता था, पर यह एक सस्ती दवाई है और इसका प्रयोग हाल के वर्षों में, पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में ये विशेष रूप से पशुओं की मेडिसिन भी बन गई, मेडिसिन ऑफ चॉइस हो गई। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये जानवर मर जाते हैं तो इनकी बॉडी में, चूंकि इसकी पूरी मात्रा बाहर नहीं निकलती है, बॉडी में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं संचित रहती है, और जब जानवर मर जाता है और उसे खाते हैं तो उनकी बॉडी में पहुंच जाता है। उनकी बॉडी में जब पहुंच जाता है तो यहीं से कहानी शुरू होने लगती है। और वो क्या कहानी है भाई? कहानी फिर वहीं से उनके शरीर पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं को दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया कि भाई इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेट टिल नाउ रनिंग इन मार्केट, अलग अलग नामों से खैर हो गया। हाँ, तो इसमें मैं बता दूं, होता ये है, ऐसा पशु जो डाइक्लोफिनेक सोडियम का सेवन किया हुआ है, लंबे समय तक बीमार वगैरह हो रहा हो, तो जब वो मर जाता है, उस मरे हुए पशु को जब गिद्ध खाते हैं तो उनकी बॉडी में जब चला जाता है तो उनके किडनी
या विभिन्न अंगों पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है ना। और किडनी जो है उसमें जाके जमता है, अन्य कई तरह के वो बनते केमिकल्स बनते हैं और अंततः फिर वो मरने लगता है। फिर एक ये भी बात देखी गई है कि जब डाइक्लोफेनेक सोडियम होने लगती है तो जो है पर जो हार्ड लेयर होती कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम की, वो कमजोर बनती है। हम होता है बच्चा जो तोड़ देता है अंडे को, रिजल्ट ये होता है कि वो प्री मैच्योर होता है और फिर मर भी जाता है। यानी कि देखिए दो तरह से एक्शन हुआ इसका। इसीलिए ये विद्वानों के बीच बहुत मतलब वो है कि जिस चीज की हंटिंग ना हो, जिस चीज की हंटिंग ना हो, वो जानवर से देखते देखते कैसे गायब हो गया भाई, विद फ्यू ईयर्स। ये मुझे बचपन में मैंने देखा इस चीज को, आप लोगों ने भी देखा होगा। आप लोग बचपन में हो सकता है इसके एक दो रूपों को देखा होगा। हम लोग तो खूब शायद देखते थे गांव के बाहर दूर जहां पे पशु वगैरह फेंके जाते थे, शाम आम को मतलब हंड्रेड्स ऑफ गिद्ध आए करते थे, परंतु देखते देखते खत्म हो गए। तो इसका डुअल इफेक्ट ये रहा डाइक्लोफेनेक सोडियम का। ये पेपर पूछता भी है कि एक तो किडनी पर वो जो कंज्यूमर है उस पर प्रभाव डाल रहा है, और दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन हो रही है उस पर ही प्रभाव डाल रहा है। तो उसको पैदा नहीं होने दे रहा है, सर्वाइव नहीं करने दे रहा है, और इनको जीने नहीं दे रहा। रिजल्ट क्या होगा? एक साथ ध्वस्त, यानी प्रेजेंट पीढ़ी और फ्यूचर पीढ़ी दोनों खत्म। इसलिए देखते ही देखते भारत के जंगलों से, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से गायब हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर यह खास बात देखी गई। 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पिंजौर आप लोग सुना होगा, चंडीगढ़ के पास में, वहां पर हरियाणा सरकार ने इसके संरक्षण की शुरुआत की है। बड़ी खास बात है। यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है जो विलुप्त प्राय यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है जो विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में प्रमुख योगदान दे रहा है। ये बड़ी खास बात है। तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये कई बार पूछ सकता है कि भाई कहाँ पर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, कहाँ पर ये केंद्र खोला गया, तो पिंजौर में ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक है। चलिए, इसी तरह आसाम में भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देश के विभिन्न भागों के मध्य प्रदेश राज्य में भी अनेक जंगलों में इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जहां पर इनको संरक्षण और विशेष रूप से इनको पुनरुद्धार करने के लिए मतलब और बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देन नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बड़ी खास बात है बच्चों। ये भी आप खूब सारी किस्से कहानियां हाथियों की, ये तो खैर अभी भी चलो आप लोग आसानी से इस जानवर को देख लेते हैं, परंतु ये खास बात ये देखी जा रही है कि अफ्रीका में जहां पर लाखों लाखों एलिफेंट थे, देखते ही देखते गायब हो गए ड्यू टू हंटिंग, ह्यूमन ग्रीडिंग के कारण, लालच के कारण। कहीं ऐसा भी ना हो भारत में स्थिति आ जाए, परंतु शुक्र यह है कि भारत में कुछ कल्चरल कारणों की वजह से, कल्चरल कारण ये हैं कि भारत में हाथी पूजी जाती है, गणेश जी का प्रतीक है, तो ऐसे में कम से कम हंटिंग बहुत कम होती, रेयर, ठीक है। तो भारत में काफी हाथी पाई जाती हैं, परंतु हाल के वर्षों में 1980 के दशक के बाद इनकी भी नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास घटने की वजह से और अन्य कारणों की वजह से इनकी जब संख्या में कमी आई, तो वही 90 के दशक में सरकार द्वारा एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एलिफेंट प्रोजेक्ट देखो, प्रोजेक्ट एलिफेंट फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हाथियों की आबादी को उनके पर्यावासों में लंबे समय तक जीवित रहने को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्यों की सहायता करना। इस योजना को मुख्य रूप से 13 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेनली हाथी मिलती हैं, तो जहाँ जहाँ हाथी पहले से बड़ी संख्या में रही हैं, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को
शुरुआत किया, वहां पर चलाया गया। राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी हाथी परियोजना के तहत लघु सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप लोगों ने इस लॉकडाउन में भी सुना होगा, कुछ एक चर्चा चल रही थी कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में अनेक एरिया में हाथियों के प्रवेश हो जाने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इस टाइप की चर्चा चल रही थी। खैर बाद में पता चला कि नहीं, हाथी जो रास्ता भटक गई थी वे पुनः अपने रास्ते पे आ गए, यानी कि अपना जो पुराना उड़ीसा वाले क्षेत्र का जो उनका अपना एरिया था वहाँ पर चली गई। ठीक है, तो इस तरह से हाथियों के संरक्षण संबंधित इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं मगरमच्छ साहब। इनकी भी किस्से कहानियां आप लोगों ने खूब सुनी होगी बचपन में। बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी की, एक जामुन का पेड़ था, उस पर बंदर रहता था और नीचे मगरमच्छ रहता था। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि किस्से कहानियां उस क्षेत्र की तत्कालीन इकोलॉजी इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। आप कभी देखिए भारत में बायोडायवर्सिटी का रिचनेस कितना रहा है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, खासकर मैमल्स ध्यान रखना, स्तनधारी ज्यादातर देवताओं के वाहन रहे। कुछ पक्षी भी रहे, जैसे लक्ष्मी जी के वाहन कौन है भाई? उल्लू है। तो अलग अलग जो कई सारे पक्षी हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं, ये देवी देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो मगरमच्छ है इकोसिस्टम में कीस्टोन की भूमिका निभाता है। जैसे स्थल पर लोयन और टाइगर का महत्व है, कुछ उसी तरह से आप लोग देखोगे विशेष रूप से इसका भी महत्व है। यानी कि जलीय पारिस्थितिकी को, जलीय पारितंत्र को यह बहुत ही रेगुलेट करता है। इसकी उपस्थिति सिंपल ये बताती है कि जलीय पारिस्थितिकी बहुत इनरिच्ड है, रिच है, बहुत ही सुव्यवस्थित है। भारत के प्रत्येक नदी में, यहां तक कि बड़े बड़े तालाब पोखरों में भी इनकी उपस्थिति पहले पाई जाती थी। बड़ी बड़ी जो झीलें होती थी उनमें भी इनकी उपस्थिति पाई जाती थी। परंतु मानव लालच, विशेष रूप से इसकी खाल के लिए मानव ने बड़े स्तर पर इसका हंटिंग करना शुरू कर दिया और विदेशों में विशेष रूप से निर्यात होने लगा। और परिणाम हुआ कि देखते ही देखते भारत के अधिकांश नदियों से, तालाब पोखरों से खैर बहुत पहले ही, वो सुरक्षा कारणों से मार दिए गए कि भाई कोई नहाने गया, कई बार वो भूखे खींच ले गए, तो लोगों ने कहा अच्छा बेटा देख लेते, कहीं दिख गया बैठा हुआ, तो लोगों ने डंडा मार दिया, डंडा मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। मान लो से कई बार किनारे बहुत सारे इंतजार के बैठे रहते हैं, तटों के पास में अंडे जहां देते हैं, लोगों ने बार बार जाके उनके अंडों को ध्वस्त कर दिया, तो धीरे धीरे वो खत्म हो गए। इस तरह सुरक्षा कारण से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई नदियों में हंटिंग, विशेष रूप से उनकी खाल के लिए जब शुरू हुई, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही तेजी से भारत के क्षेत्रों से गायब हो गए। और हाल के वर्षों में कहीं कहीं पर फिशिंग के दौरान जाल में फंसने की वजह से भी ये बहुत सारे यूं ही मर जाते हैं। तो खैर मगरमच्छ पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी त्वचा का प्रयोग चमड़े का सामान बनाने के लिए किया जाता है। भारत ने 1960 के दशक में जंगलों में मगरमच्छ के विलुप्त होने पर चिंता व्यक्त की। सोचिए, कोई भी नदी हो, तालाब, पोखरे कोई भी हो, सब जगह मिला करते थे। कोई भी जलीय क्षेत्र वहां पे आराम से मिलते थे, और जंगलों में तो खासकर। इसलिए किस्से कहानियां आप लोग सुनते हैं बहुत सारे, मगरमच्छ के आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाना, इस टाइप के वर्ड। प्रजनन केंद्रों का निर्माण कर उनके प्राकृतिक निवास में मगरमच्छों की शेष आबादी की रक्षा करने के उद्देश्य से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण का एक कार्यक्रम विशेष रूप से शुरू किया गया। एक्चुअली दो तरह से हुआ। एक तो वाइल्ड लाइफ एक्ट आने की वजह से इनकी हंटिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सेकंड ये हुआ कि इनके अंडों को
अधिक से अधिक संरक्षित किया जाए और जहां जहां उपयुक्त जलीय क्षेत्र हैं वहां पर उनको छोड़ा जाए, थोड़े से आकार में बड़े हो जाएं ताकि जो शिकारी हैं, प्रेडेटर्स हैं, उससे आसानी से बच सके। तो फिर वहां पर धीरे धीरे छोड़ा गया। आप लोगों ने जरूर लखनऊ में कुकरेल का नाम सुना होगा। कुकरेल नामक स्थान पर इनका ब्रीडिंग केंद्र बनाया गया और वहां से भारत की विभिन्न नदियों में इनको छोड़ा जा रहा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई जगहों पर इनरिचमेंट हुआ भी है, यानी कि इनकी संख्या में संतोषजनक वृद्धि हो रही। परंतु हाल के वर्षों में एक दूसरी समस्या देखी जा रही है कि नदियों में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से यह जो प्रयास है पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। आप छोड़ के आ गए, परंतु पॉल्यूशन होने की वजह से जो इनके प्राकृतिक शिकार हैं, यानी कि फिश वगैरह जो हैं, अब वो है ही नहीं, उतनी मात्रा में नहीं है, परिणाम स्वरूप मर जा रहे हैं। भाई इकोसिस्टम का अपना महत्व है ना, कि जब छोटी मछलियां होंगी फिर बड़ी मछलियां होंगी, बड़ी संख्या में होंगी, तभी आसानी से खा पाएंगे। जब वहां पे है ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। शायद देश में सबसे सफल पूर्व स्वस्थानीय संरक्षण प्रजनन परियोजनाओं में से एक है। बिल्कुल सही बात, काफी इससे सफलता मिली है। जैसे आप लोगों ने जरूर सुना होगा, चंबल नदी में आज भी बड़ी संख्या में घड़ियाल, मगरमच्छ वगैरह पाए जाते हैं। या फिर अनेक गंगा के निचले भागों में अनेक क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति, सरयू नदी वगैरह में अनेक क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं भाई। देन भाई गिर सिंह परियोजना, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत में देखते होंगे शेर पे अभी बहुत सारे फ्रेज मिलते हैं, मुहावरे। अरे भाई शेर हैं वो तो एकदम शेर हैं, मतलब करेजियस फाइटर, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। मूवीज में भी देखे होंगे भाई, जंगल में अब तो कुछ ही शेर रह गए। कहने का मतलब यह है कि भारत में यह शेर बड़ी संख्या में देश के अधिकांश जंगली क्षेत्रों में पाए जाते थे। परंतु ब्रिटिश पीरियड के दौरान शौकिया, चूंकि जोड़ दिया गया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, विशेष रूप से जोड़ दिया गया स्टेटस, उस वजह से, इनकी खाल की वजह से बड़ी संख्या में शिकार हुआ और देखते ही देखते भारत के लगभग सभी, लगभग यानी कि एक को छोड़ के मैं कह रहा हूं, लगभग सभी जंगलों से गायब हो गए और एक वो बचा गुजरात का गिर नेशनल पार्क, जहां पर यह हुआ कि इनका एक प्राकृतिक आवास बचा हुआ है, क्यों न यहीं पर इनके संरक्षण का प्रयास किया जाए। तो वही गिर शेर परियोजना या सिंह परियोजना शुरू की गई। ठीक है, एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ जिले के लगभग 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित मात्र ऐसा उद्यान जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। मात्र यानी दैट इज ओनली वन, बाकी सभी जंगलों से खत्म। शेर गणना 2015 के अनुसार गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की संख्या में 27% की उत्साहजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि इनकी संख्या वहां पर संरक्षित किए जाने की वजह से धीरे धीरे बढ़ रही है, जो काफी सेटिस्फैक्टरी कही जा सकती है। शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हाल के समय में इस परियोजना के बावजूद भी कुछ मानवीय कारणों से और कुछ अन्य कारणों से इनमें बीमारियां भी देखी गई हैं और अभी लगभग 27-28 शेर अचानक कुछ ही दिनों के अंदर मर गए। ये अपने आप में बड़ी खास बात रही। इसको लेकर एक और भी परियोजना की बात चल रही है कि वहां से देश के कुछ अन्य दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों में क्यों ना इनको शिफ्ट किया जाए, है ना। इस तरह की भी बात चल रही है। हो सकता है आने वाले समय में यह योजना यदि सफल होती है तो इनकी संख्या में और भी गुणोत्तर वृद्धि की संभावना है। परंतु अनेक इन्वायरमेंटलिस्ट इस बात पर अपोज कर रहे हैं
कि यदि कहीं और भेजा जाता है तो इनका सर्वाइविंग रेट क्या होगा, ये सभी शोध का विषय है। ठीक है, खैर जो भी है, इसको आप लोग गिर सिंह परियोजना को ध्यान रखना। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क, गुजरात में। प्रोजेक्ट हंगुल, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, ये भी पेपर में प्रीलिम्स में कई बार पूछता। हंगुल बेसिकली जम्मू कश्मीर घाटी में बहुत फ्रीली, मतलब बड़ी संख्या में घाटी में, पहाड़ियों के ऊपरी भागों तक, जंगलों में, मतलब बड़ी संख्या में पाया जाने वाला एक हिरन की वैरायटी दिखाई दे रही है आप लोगों को। देखिए हंगुल, लोकल भाषा में उसे हंगुल बोला जाता है। हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का लाल हिरन का एक नस्ल है ना। यूरोपीय प्रजाति के जो रेंडियर्स होते हैं, उन्हीं, रेंडियर भी उसी में आता है, हिरन का ही एक दूसरा रूप होता है जो बर्फ वाले एरिया में होता, उसे रेंडियर बोलते हैं। भारत में इनका निवास स्थान कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला है, यानी कि ऊपर पहाड़ी भागों जो है पूरे वहाँ पर मिलते हैं। कश्मीर में मुख्य रूप से दाचीग्राम उद्यान जो है उसमें ये पाया जाता है, वहाँ पर उसको रखा गया इस समय। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। IUCN के रेड डाटा बुक की प्रविष्टि में पा चुका है, यानी कि इसकी संख्या बहुत सीमित है। भारत सरकार द्वारा 1970 में हंगुल के संरक्षण के लिए हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई। हुआ ये, वहाँ पे स्थानीय लोग इसको बहुत ही मतलब प्यार से खाते हैं, है ना। तो जब भाई टेस्ट जुड़ गया तो बड़ा ज़्यादा शिकार भी होने लगा, और जब शिकार होने लगा तो इनकी तेजी से संख्या खत्म होने लगी। तो वही 1970 के दशक में यह प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाया गया। फिर एक और भी इम्पोर्टेंट है, कस्तूरी मृग परियोजना। इस पर भी सुना होगा आप लोगों ने, कस्तूरी कुंडल बसत ढूंढत है, मृग ढूंढत है बनमाय, है ना, कुछ ऐसी लाइन। इनकी भी उपस्थिति भारत के जंगलों में बड़ी संख्या में खूब पाई जाती रही है, बड़ी संख्या में मिलते रहे, परंतु हाल के वर्षों में, यानी कि पिछले 50-60 सालों में इनका भी शिकार बहुत तेजी से हुआ, विशेष रूप से जब से इत्र के क्षेत्र में बहुत तेजी से, पहले भाई इत्र वित्र वेरी फ्यू पीपल्स लगाया करते थे, है ना, परंतु बाद में जब इत्र वगैरह जो और तेजी से प्रोडक्शन शुरू हुआ तो इनकी हंटिंग शुरू हो गई, है ना। बेसिकली ये जो मस्क होती है ना, यानी कि कस्तूरी मृग के पिछले भाग में ये ग्लैंड होती है, वो फूली हुई ग्लैंड होती है, उसी में ये विशेष रूप से मिलता है, और इसके अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। उसी स्मेल का प्रयोग विशेष रूप से इत्र बनाने में, सेंट बनाने में किया जाता है। तो वहाँ पर नर कस्तूरी मृग के शरीर के पिछले भागों में स्थित एक ग्रंथि से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जो दुनिया के सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, जिसके कारण लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर कस्तूरी मृग का शिकार किया जाता था। तो भाई जब सोचिए इतना एमलेसली जब किलिंग होगी तो प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे में फिर परिणाम स्वरूप कस्तूरी मृग की प्रजाति विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई। अतः भारत सरकार ने 1970 में इसके संरक्षण की फिर से शुरुआत की, और विशेष रूप से उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ के क्षेत्र में इस पर कार्यक्रम शुरू हुआ। IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। याद रहेगा, तो इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और भाई फिर गेंडा परियोजना, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगला देखते हैं गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, और ये भी बड़ी खास बात है कि गेंडा पहले गंगा के मैदानी भागों में, लोअर गंगा से लेके, या बल्कि यूँ मिडिल गंगा से लेके, मिडिल गंजेटिक प्लेन से लेके ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्र तक बड़ी मात्रा में, यानी कि यूँ कह सकते हो कुछ पार्ट तराई का एरिया जो यूपी का है, तो यूपी के तराई वाले एरिया में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में यह फ्रीली पहले अवेलेबल था। ज़्यादा नहीं, जस्ट 60-70 साल पहले तक बहुत बड़ी संख्या में फ्रीली यह मिलता था, परंतु तराई के क्षेत्रों में
जंगल कटने की वजह से, लकड़ी के लिए जंगल काटने की वजह से इनका जब प्राकृतिक आवास खत्म हुआ तो धीरे धीरे ये खत्म होते चले गए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इनका शिकार भी विभिन्न अर्थों में शुरू हुआ। जैसे अंग्रेज अधिकारियों का कई मानना था कि भाई ये जो है ना, ऐसे इनकी खाल मोटी होती है, मतलब इंटरटेनमेंट में कह सकते हो, कितनी खाल इतनी मोटी होती है कि इससे गोली पास नहीं होती है। तो बहुत सारे गैंडे इसलिए मार दे के गोली पास कराने के लिए देखते हैं भाई गोली लगती है, इसकी बॉडी पर लगती है कि नहीं, या टच होके वापस आ जाएगी। अरे भाई तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सोचिए गोली इतनी तेज जाती, बॉडी को छेद दी, बहुत सारे वैसे मरे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर थे, एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर था असम के क्षेत्र में, जो इसकी केवल जीभ खाने के लिए बड़ी मात्रा में इनका शिकार करवा दिया था। यानी कि एक जीभ के लिए पूरे गैंडे को मार दिया जाता था। खैर ये सब तो खैर भाई, हाल के वर्षों में चूंकि प्राचीन काल से ही चीन की पैथी में जो उनकी मेडिसिन प्रणाली है उसमें इसका यूज होता रहा, खासकर कामोत्तेजक मेडिसिन बनाने में। तो उसके ये जो उसके नाक पे सींग होती है, देखिए ये वाली जो 3-4 किलो की होती है, इसके लिए विशेष रूप से हंटिंग शुरू हो गई। क्योंकि भारत इसका मूल रूप से भारत में ही पाया जाता था, धीरे धीरे विश्व के दूसरे भागों में खत्म हो गए, तो भारत में भी टारगेट किया गया, जिसका परिणाम हुआ आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सींग की कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए मानी जाती है। और मात्र इसी भाग के लिए शिकार कर दिया जाता है, तो इनकी संख्या बहुत तेजी से घटने लगी। इस रूप में कह सकते हो एक सींग वाले गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्रों तक सीमित है। जैसा मैंने कहा वही तराई वाला क्षेत्र। आज की डेट में ये विशेष रूप से मानस और उसमें भी स्पेशली काजीरंगा नेशनल पार्क में विशेष रूप से पाए जाते हैं। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी यानी असम के क्षेत्र में ही विशेष रूप से सीमित है। एक सींग वाले गैंडे के सींगों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कीमत है, क्योंकि इससे कामोत्तेजक औषधियां बनाई जाती हैं। इस कारण इन गैंडों का अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना भाई महत्वपूर्ण परियोजना है, ये भी बड़ी खास बात है। हिम तेंदुआ एक सुंदर लेकिन अत्यंत दुर्लभ जीव है। बहुत सुंदर होता है और दुर्लभ इस रूप में कि ध्यान रखना ये उच्च मांसाहारी जीव है और अत्यंत ऊंचे पर्वतीय भागों में जहां बर्फ वगैरह खूब गिरती है उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। और जंगलों में नहीं रहते, ज्यादातर बर्फ में रहता है एकदम खुला, और यही इसकी प्रॉब्लम है। हालांकि बहुत फुर्तीला होता है, बहुत तेज भागता है उभड़ खाबड़ मतलब ढाल वाले क्षेत्रों में भी। पर भाई मानव से कौन बच सकता है? तो विशेष रूप से खाल के लिए या अन्य दूसरी चीज़ों के लिए इनका बड़ी मात्रा में शिकार हुआ। तो अंत में भारत सरकार द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में मिलता था वहाँ पे परियोजना शुरू की गई। हिम तेंदुआ एक सुंदर लेकिन अत्यंत दुर्लभ जीव है। यह हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में वृक्ष विहीन स्थानों पर देखने को मिलता है। सोचिए जंगल जहाँ होते हैं वहाँ पर नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर। इस फुर्तीले वन्य जीव का शिकार इसकी हड्डियों, चमड़े और नाखून आदि के लिए किया जाता है। सोचिए, इसीलिए इनका शिकार कर दिया जाता है भाई। हिम तेंदुओं की घटती संख्या को देखते हुए 2009 में इसके संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के तहत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया। ये विशेष रूप से आपके कंचनजंगा नेशनल पार्क, आपके उधर अरुणाचल प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो वहीं पर ये चलाया गया। देन आप देखते हैं अगला कछुआ संरक्षण परियोजना। यह भी बड़ी खास बात है भाई।
भारत के नदियों में कछुआ खूब मिलते हैं। इस पर भी खूब सारी किस्से कहानियां आप लोगों ने बचपन से पढ़ी होगी, सुनी होगी। यानी कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में नदी, तालाब, पोखरे में ये बहुत इजीली अवेलेबल हुआ करता। हमारे यहाँ जो तालाब था गांव में बड़ा सा, उस तालाब में ये खूब मिलते थे। जब भैंस हम लोग उसमें ले जाके छोड़ देते थे, भैंस चराने जाते थे, भैंस छोड़ देते थे नहाने वहाने के लिए, तो भैंस जब उस पानी में डूबी रहती थी तो ये आके उसकी पीठ पर बैठ जाते थे, है ना। तो बड़ी खास बात थी। खैर, अब आपको नहीं मिलेंगे, अब जनरली ये बहुत कम मिलते हैं, ये बड़ी खास बात है। और धीरे धीरे या तो विलुप्त हो रहे हैं और हंटिंग हो रही है। हालांकि इंडिया में ये खाया नहीं जाता है, परंतु कुछ लोग इसको खाते भी हैं। हाल के वर्षों में ये देखा गया कि पकड़ के लोग इसको थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के क्षेत्र में एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आंतरिक भागों के स्वच्छ जल के कछुए तेजी से गायब होते जा रहे हैं। ये इकोलॉजी की अच्छी बात नहीं। यहाँ पर विशेष रूप से ओलिव रिडले कछुए की बात हो रही है, जो उड़ीसा के तट पर, विशेष रूप से भीतरकनिका का जो पूरा का पूरा क्षेत्र, वहाँ पर हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए ये साउथ अमेरिका के यानी कि प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके ये दिसंबर और जनवरी के महीनों में अंडा देने के लिए ये यहाँ पर आते हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके ओलिव रिडले कछुए उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका प्रजाति के हैं। भारत में ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए विलुप्ति के कगार पे है ना। यहाँ पे आते हैं, देते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, ठीक है। उन्हीं की एक मिली जुली दूसरी प्रजाति हमारे यहाँ भी रहती और बहुत सारे आते भी हैं। तो इस तरह से उनको बचाने के लिए यह विशेष रूप से शुरू किया गया। इसका उपयोग कीमती दवाओं के निर्माण में होता है। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में कटक जिले में भीतरकनिका अभ्यारण्य में इसके संरक्षण की योजना प्रारंभ की थी। ये बड़ी खास बात है। ये आते हैं, वहाँ पे बीच पे जो रेत होती है ना, रेत को खोदते हैं अपने इससे और उसी में अंडा देते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चा निकलता है और फिर वो पानी में चला जाता है। तो जो साउथ अमेरिका से आते हैं फिर वो वहीं चले जाते हैं। सोचिए। फिर मणिपुर थामिन परियोजना, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। थामिन जानते क्या होता है? ये भी एक बेसिकली हिरन है, एक हिरन जैसा ही जीव है। मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में थामिन मृग पाया जाता था, ठीक है। लोकटक झील मैंने पढ़ाया था आप लोगों, काबुल लैमजाओ नेशनल पार्क भी है, फोमडिस मिलते हैं यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क वहाँ पे स्पेशल पाया जाता है। तो उस पूरे एरिया में पहले बड़ी संख्या में पाए जाते थे और इनका विशेष कल्चरल सिग्निफिकेंस है। वहाँ पर इनकी पूजा वगैरह भी होती है। वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उसकी पूजा भी करती हैं, परंतु मानव लोभ के कारण, मानव में बढ़ती शिकार की प्रवृत्तियों के कारण इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। इनकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में होती है। अवैध शिकारियों ने इनको विलुप्तता प्राय बना दिया। किस प्रजाति के संरक्षण संवर्धन, इस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इस प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन हेतु 1977 में मणिपुर में थामिन परियोजना शुरू की गई, ठीक है। तो इस तरह से इन परियोजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा बहुत सारे जीव जंतुओं को संरक्षित किया गया। ये कई बार पेपर में पूछता है कि कहाँ पर किया गया, है ना। ये भी पूछता है थामिन परियोजना मैचिंग स्टेट के साथ, कहाँ पे भाई? तो मणिपुर। हांगुल परियोजना जम्मू कश्मीर, है ना। तो इस टाइप के भी ईयर कई बार पूछता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों का यहाँ पे डिस्कस किया, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। इसके साथ कुछ और भी बातें हैं, यानी कि बाद में सरकार द्वारा एक्ट वगैरह लाए गए, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो बच्चों अभी आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये सभी प्रोजेक्ट आपने देखा विशेष रूप से स्व स्थाने या निज स्थाने यानी इन सीटू थ्योरी पर बेस्ड है। इन सीटू मैंने बताया था ना कि जीव जंतुओं के अपने प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाना ही ये इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और यही इसकी सफलता का काफ़ी हद तक राज भी कह सकते हैं। यहाँ पर इसी क्रम में कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया, विशेष रूप से जंगलों और कुछ झीलों वगैरह पर भी ध्यान दिया गया कि भाई जंगल वगैरह कैसे संरक्षित किए जाएं। तो अनेक क्षेत्रों में यह देखा गया कि बहुत सारे जंगल विभिन्न कारणों से आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है, और जंतु भी सुरक्षित हैं बहुत सारे उस एरिया में। तो यह हुआ कि आखिर क्या कारण है। तो मैंने अभी बोला कि कल्चरल सिग्निफिकेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। हाथी भारत के जंगलों से क्यों नहीं विलुप्त हो पाए, वो जोड़ दिया गया क्योंकि उसका जुड़ाव है गणेश जी से, इस वजह से, और उसका बड़ा आकार तो जो है वो अपना एडवांटेजियस है। हालांकि तो भी कई बार वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे कुछ जलीय क्षेत्र, कुछ ऐसे जंगल वगैरह के संरक्षण की भी बात की गई। उसी क्रम में हम लोग देखते आपके उसी क्रम में पवित्र वन और पवित्र झील की अवधारणा भी लागू की गई कि देखा गया लोग अपने सराउंडिंग्स में उसको पवित्र मानते हैं, देवी देवताओं का क्षेत्र मानते हैं, स्थान मानते हैं, इसीलिए ऐसे जीवों का संरक्षण, ऐसे वनस्पतियों का, ऐसे जंगलों का और जीवों का संरक्षण करते हैं। जैसे आप लोगों ने राजस्थान में शेखावटी रीजन में ब्लैक बक हिरन का, जो हिरन की एक वैरायटी ब्लैक बक, उसके संरक्षण की बात सुनी होगी। जो वहाँ के शेखावटी एरिया के जो बिश्नोई समाज है वो विशेष रूप संरक्षित करता है। अरे भाई, सलमान खान का जो केस चला था ना, हिरन का अवैध शिकार, उसी से जुड़ा हुआ केस था ना। उन लोगों ने केस कर दिया कि आपने मारा कैसे इस एरिया में। पवित्र वन एवं झीलें। भारत एवं कुछ अन्य एशियाई देशों में पवित्र वनों में जैव विविधता के संरक्षण की परंपरागत कार्यनीति प्रचलित है। ये छोटे छोटे वन हैं जो धार्मिक पवित्रता के कारण आदिवासी समुदायों के द्वारा संरक्षित हैं। यह हर प्रकार के विघ्न से स्वतंत्र। देखो कितनी बड़ी खास बात। जब आपका फेथ है ना बेटा, फेथ बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आप लोग देखो, पीपल का पेड़ क्यों नहीं काटा जाता है? आपको जगह जगह पीपल का पेड़ मिल जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जगह जगह पीपल के पेड़ हैं। तो कारण क्या है? तो कारण प्रमुख यह है कि उससे जुड़ा हुआ फेथ, कि भाई पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं, तो भाई इसको काटो मत, काटना भाई गड़बड़ बात है। और लकड़ी इसका जलाए तो ये भूत सभी आपके किचन तक पहुंच जाएंगे। और ये बताइए इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन कि भूतों को बुला के किचन तक लेके जाया जाए? लोग कहते मारो गोली, भैया रहने दो। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो अनेक ऐसे एरिया में लोग, स्थानीय जो जनजातियां वो मानती हैं, यानी कि एक जंगल का पैच है कि भाई इस एरिया में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के अनेक जनजातियां हैं, खासकर गोंड वगैरह और कई जनजातियां हैं जो अपने एरिया में पेड़ पौधों को बिल्कुल नहीं काटती हैं। ऐसी बहुत सारी जनजातियां। चलिए खैर, तो भारत के कुछ ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पवित्र वन और झीलों में इसी तरह से आप कह सकते हैं, पवित्र वनों में झील भी बहुत सारी ऐसी। पवित्र वन भारत के विभिन्न भागों में स्थित, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, इस प्रकार के कई जल निकाय हैं। इसी प्रकार के कई जल निकाय हैं, जैसे सिक्किम में खेची ओपेलरी जो झील है लोगों द्वारा पवित्र घोषित किया गया, जिससे जलीय पादपों एवं जंतुओं को संरक्षण मिला हुआ। देखिए एकदम नीट एंड क्लीन।
अनेक क्षेत्रों में ऐसी झीलें हैं जो एकदम पवित्र मानी जाती, नहीं भाई देवता, जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड में उसमें बद्रीनाथ के पास में सिख धर्म से जुड़ी हुई एक झील है हेमकुंड साहिब। माना जाता है गुरु गोविंद जी ने वहां पर तपस्या की थी, इसीलिए सिख धर्म के लिए वह बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। बड़ी संख्या में गर्मियों के दिनों में तीर्थयात्री यहाँ पे जाते हैं और जाइए तो एकदम देखेंगे लश ब्लू पानी दिखाई देता, पूरी तरह से नीला जैसे दिस। तो जो फेथ ऑलवेज इंपोर्टेंट, तो पवित्र मान के भी यह योजना चलाने का प्रयास विभिन्न क्षेत्रों में जहां पहले से है उसको लाया गया। बहिर्स्थाने, ये सब अभी तक मैंने डिस्कस किया, स्वयं स्थाने या निज स्थाने। एक दूसरा है बहिर्स्थाने यानी कि बाह्य स्थाने या एक्स-C2, है ना। एक्स-C2 का मतलब ये होता है कि कहीं पर, हालांकि पहले हल्का फुल्का मैंने डिस्कस किया हुआ था कि कहीं पर भी जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से दूर शिकारियों आदि से बचाने के लिए कहीं से लाके यहाँ पर रखा जाए, है ना। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनके मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अनियंत्र अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये सबसे खास बात है कि भाई जहां पे पहले रह रहे हैं, हो सकता है शिकारी ज्यादा हो सकता है प्राकृतिक शिकारी ज्यादा हो, ये भी बड़ी खास बात है। हो सकता है वहां पर उनके शिकार कम हो गए हों, ये भी हो सकता है, यानी कि खाने पीने की उनकी मात्रा वो कम हो गई हो, तो ऐसे में उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, या इस वजह से भी कि दूसरी जगह ले जाके उनसे प्रजनन करवाया जाएगा और प्रजनन करवा के उस सुरक्षित माहौल में उनकी संख्या को बढ़ाई जाएगी। इस वजह से सब किया गया। जैसे बोटनिकल उद्यान, टिश्यू कल्चर, बोटनिकल गार्डन वगैरह, टिश्यू कल्चर, एक्वेरियम, बीज बैंक। आजकल देखो बीज बैंक खासकर कंसेप्ट चल रहा है। बीज बैंक में विशेष रूप से आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा फेमस इंटरनेशनल बीज बैंक बनाया गया, और उस भविष्य में यदि कुछ ऐसी बात होती है तो ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों को बीज मिल सके। आप लोगों ने नॉर्वे का स्वालबर्ड द्वीप सुना होगा। नॉर्वे के यूरोप के मैप में जाओगे तो एकदम ऊपर देखोगे स्वालबर्ड द्वीप होगा नॉर्वे का। वहाँ पर एक बैंक खोला गया कि दुनिया के जितने बीज हैं प्रेजेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी है, जिनकी जेनेटिकली अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो वहाँ पर वनस्पतियों के रूप में रखा गया। फिर बीज बैंक, चिड़ियाघर में देखो जीव जंतुओं को लाके संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक, प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन, है ना, या बायोलॉजिकल गार्डन, एक्वेरियम, वन्य जीव सफारी पार्क, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को एक्स-C2 के माध्यम से लाया गया कि कहीं और से लेके आओ, वहां पर सुरक्षित रखो और उनके प्रजनन आदि के यहाँ पर उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करो, और फिर बाद में संभव है तो फिर उसी क्षेत्र में उन्हें धीरे धीरे रिशिफ्ट करो, है ना। इस तरह से वनस्पतिक यानी बोटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर आदि निज स्थानिक संरक्षण प्रयासों के पूरक के तौर पर स्थानिक संरक्षण विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्थापित वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, औषधि पादप यानी कि मेडिसिनल जो प्लांट पार्क हैं, ये सभी आदि के माध्यम से किया जा रहा है। हावड़ा का भारतीय वनस्पतिक उद्यान यानी कि इंडियन बोटनिकल गार्डन 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यू कैन इमेजिन। अन्य महत्वपूर्ण वनस्पतिक उद्यान जैसे ऊटी, बेंगलुरु, लखनऊ में बिरबल साहनी बोटनिकल गार्डन सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें पैलियो बोटनिक जो इंस्टीट्यूट्स भी है, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स है, वो सभी यहाँ पर लखनऊ में स्थित है। तो इस तरह से ये भी विशेष रूप से कार्यक्रम चला गया। वनस्पतिक उद्यान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख संकटग्रस्त पादप स्पीसीज यानी कि जो प्रजातियां हैं का परिस्थानिक संरक्षण एवं प्रवर्धन, यानी कि जो एक्स-C2 है वहां पर कंजर्वेशन हो और डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह हो, उनकी संख्या भी बढ़े
और वो सुरक्षित भी रहें। संरक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण यानी कि कंजर्वेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्य करना, ये भी खास बात है कि यहाँ पर रहेंगे तो जीव जंतुओं के साथ हो सकता है जो बहुत सारे ट्रेनिंग लेने वाले ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, वे भी उनके बिहेवियर को समझ पाएंगे कि कहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं। तो उसके लिए भी यानी रिसर्च में और ट्रेनिंग में भी काम आएगा। शिक्षा के माध्यम से पादप विविधता तथा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करना, ये भी खास बात है। इसीलिए तुम लोग अपने अपने स्कूलों में देखोगे आजकल विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ जो 5वीं के क्लास के बच्चे, उनको प्रायः साल में एक या दो बार प्लांटेशन लगवाने के लिए मूवमेंट कराया जाता है और बच्चों को ले जाते हैं, शहरों में खासकर हो रहा कि शहरों में ले जाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, है ना। इस तरह से आप लोग देखोगे, या फिर आप लोग अपने अपने एरिया में देखेंगे डीएम साहब पर्टिकुलर डे पर यानी विशेष रूप से अगस्त के महीने में, जुलाई के महीनों में एक पखवाड़ा घोषित करते हैं, एक हफ्ता घोषित करते हैं कि भाई वृक्षारोपण किया जाए। इस तरह के यहाँ पे देखे जाते हैं। वनस्पतिक उद्यान आदि में देश में कई चिड़ियाघर विकसित किए गए हैं जहाँ पर जो जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। ये बायोलॉजिकल गार्डन जो है स्पीसीज के बारे में शिक्षा मनोरंजन के केंद्रों के रूप में देखे जाते हैं। देखते हो कि आप लोगों को यदि मौका मिला होगा, मैं समझता हूँ आप लोगों में सभी लोगों ने चिड़ियाघर जरूर देखा होगा, है ना। मुझे भी बड़ी उत्सुकता थी बचपन में, चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो एक बार हमारे स्कूल का टूर गया जब मैं 10वीं में था, मतलब एक अलग ही एनर्जी फील हुई, भाई हम भी स्कूल आप चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, फुल डे का प्रोग्राम। तो हम लोग दिल्ली चिड़ियाघर देखने आए थे। अभी हाल में हमारे बच्चे चिड़ियाघर देखने के लिए जब इन्फोर्स करने लगे तो मैंने कहा चलिए भाई थोड़ा सा देख के आते हैं बच्चों के साथ। तो कुल मिला के ये है कि इससे मनोरंजन भी जुड़ा हुआ है, इस रूप में भी देखा जाता है। फिर उसके साथ ये संकटापन्न प्राणी स्पीसीज के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे मणिपुर थामिन हिरन तथा श्वेत पंख वाले वुड बग के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इनके माध्यम से भी, यानी कि एक्सीटू के माध्यम से भी संरक्षण में काफी सफलता मिली है। बंदी प्रजनन केंद्र के उल्लेखनीय सफलतम उदाहरण गंगा के घड़ियाल, कछुए एवं श्वेत टाइगर है। ये बड़ी खास बात है। बंदी प्रजनन समझ रहे, यानी कि जीव जंतुओं को चूंकि संख्या उनकी बहुत कम है, कई बार तो ये देखा गया है कि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 मुश्किल से मिलते हैं, मुश्किल से 10, 20, 50 रह गए हैं। और उसमें भी हो सकता है 10, 20, 50 में हो सकता है 1 या 2 केवल मेल रह गया हो, बाकी सब फीमेल हो, या हो सकता है 1-2 फीमेल रह गई हो, बाकी सब मेल हो। तो इससे जो उनकी संख्या में प्रॉब्लम असंतुलन आई है, उन सभी को निवारण ढूंढा गया कि उनको स्टिमुलेट किया जाता है अधिक से अधिक प्रजनन करें। जितना ज़्यादा प्रजनन करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे देंगे और उन प्रत्येक बच्चों को अधिक से अधिक सर्वाइव कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टाइगर के साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टिग्रिस यानी टाइगर जो लेडी फीमेल टाइगर होती है, वह टिग्रिस एक साथ 5 से 6 बच्चे देती है। 4 तो लगभग रहते ही है, 4 से ऊपर ही होंगे, परंतु उसमें से 1 या 2 सर्वाइव करते हैं, बाकी अपने बढ़ने क्रम में खत्म हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा, गली मोहल्ले में कुत्ते बच्चे देते हैं 6, 7, 5 जो भी है, परंतु हाउ मच सर्वाइव, ओनली 1 and 2, समटाइम वो भी नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पर बंदी प्रजनन के द्वारा भी इनकी संख्या बढ़ाने में, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जो घड़ियाल होते हैं उनके अंडों को लाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और कुकरैल जो है लखनऊ के पास में,
वहाँ पर विशेष तरह से इंक्यूबेट किया जाता है और फिर जो बच्चे निकलते हैं उनको पानी में रखा जाता है। जब वो कुछ सर्टन लंबाई के हो जाते हैं तब फिर अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से फ्लोरिडा के कोस्ट पर जो समुद्री खारे पानी वाले बहुत सारे घड़ियाल हैं, उनके अंडों को कलेक्ट किया जाता है, फिर इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट मतलब स्पेशल टेम्परेचर पे उन्हें सेना बोलते हैं ना, अंडा सेना, मतलब उनको ताप देना, इंक्यूबेट करना। तो वहाँ पर उनको किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे सुधार हुआ। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। बाहरी स्थानों में आनुवांशिक संसाधनों का पर पारिस्थितिक संग्रहण एवं संरक्षण जीन बैंकों एवं जीन बैंकों द्वारा किया जाता है। यानी कि विशेष रूप से इनका संरक्षण जीन बैंक, यानी कि उनका जीन निकाल के और लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। अब कभी भी जब जरूरत होगी आप फर्टिलाइजेशन करवाइए, तैयार, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरह से प्रयास किया गया। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान, द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नई दिल्ली फसल के पौधों के जंगली संबंधित स्पीसीजों और उगाए जाने वाले किस्मों के बीजों को संरक्षित रखता है। करनाल में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, आप लोगों ने करनाल का सुना होगा। इसने क्लोन्ड एक बछड़े को भी बनाया था। ये इस मामले में बहुत ही एडवांस, इंडिया का बहुत ही एडवांस इंस्टीट्यूट से पेपर में अक्सर पूछता है। पालतू पशुओं के अनुवांशिक पदार्थ का रखरखाव करता है। तथा राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से फिर एक और है क्रायो प्रिजर्वेशन, ये नई टेक्नोलॉजी है। बच्चों यहाँ पे बता दूं, एक क्रायो वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है, कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्रायो वर्ड कहीं पर, ये रशियन टर्म है, साइबेरियन टर्म, क्रायो वर्ड कहीं पर भी यूज हो तो हमेशा आप सोचो ऑलवेज टेम्परेचर बिलो वेरी लो, बहुत नीचे। वर्ड कहीं पे भी यदि यूज होता है, किसी भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो, क्रायो यानी कि वेरी लो टेम्परेचर। जैसे आप लोगों ने सुना क्रायोजेनिक इंजन, है ना। तो यहाँ पे अभी देखो क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर जब किसी चीज को प्रिजर्व किया जाता है। तो वहीं पे हिमकारी संरक्षण, विशेष रूप से कायिक संवर्धित फसलों के संरक्षण के लिए लाभदायक है। क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत पदार्थ को द्रव्य नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप, यू कैन इमेजिन -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तथा सभी उपापचयी क्रियाओं एवं क्रियाकलापों को आवश्यक रूप से निलंबित रखा जाता है। किसी भी चीज को नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जब इतने निम्न टेम्परेचर पर रख दोगे तो फिर वो किसी भी तरह के उसमें बायोलॉजिकल एक्शन नहीं होंगे, वो न्यूट्रलाइज पड़ा रहेगा। तो जब आपको जरूरत हो टेम्परेचर बढ़ा दोगे जो, फिर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जीव जंतुओं के सीमन विशेष रूप से संरक्षित किए जाते हैं, अंडे वर्म वगैरह संरक्षित किए जाते हैं, जीन और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें जो हैं वो इसके द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा संरक्षित की जाती हैं। तो वर्ड ध्यान रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग विभाजोत्तक, युग्मजनित वही जाइगोट वगैरह, कायिक भ्रूण, पराग, प्रोटोप्लास्ट कोशिकाएं तथा अनेक पादप स्पीशीज के निलंबन संवर्धन पर सफलता के साथ किया जा चुका है। यानी कि इस टेक्निक के माध्यम से विभिन्न जीव जंतुओं के सेल्स, जाइगोट वगैरह जो होते हैं, है ना, एम्ब्रियो वगैरह जो होते हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ों को उनको सुरक्षित कर दिया जाता है। पोलन्स संरक्षित, यानी पराग वगैरह जो होते हैं, पोलन्स, उन्हें रख दिया जाता है। अब जब क्रिया करानी होगी तब अपना कराएंगे, है ना। फिर उसी में बच्चों, हालांकि मैंने सब डिस्कस कर दिया है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आया, तो इसी में आप लोगों ने देखा
कि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह सब बनाए गए। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, इसका सीमांकन विधायिका द्वारा पर्यटन की अनुमति होती, लेकिन आखेट की नहीं। ये सारे देखो मैंने बताया हुआ। वन्य जीव अभ्यारण्य उसको भी मैंने लिखवाया हुआ है सारा। फिर आपके बायोस्फीयर रिजर्व उसको भी मैंने बताया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों मैब कार्यक्रम के तहत सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रिया द्वारा बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एस्टेब्लिश करती है। एक से अधिक पारितंत्र हो सकते हैं, यानी कि माना जाता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं। जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थल आकृतियों संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना का उद्भव यूनेस्को ने, वही मैब। भारत में 1986 में प्रारंभ हुआ पहला बायोस्फीयर नीलगिरी, ये सब मैंने बताया हुआ। सबसे बड़ा कच्छ और सबसे छोटा दिहांग दिबांग, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आई। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि STA, SBB तथा स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC का गठन किया गया। यानी कि जब 2002 का वाइल्ड लाइफ एक्ट जब 2002 का जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी संरक्षण अधिनियम आता है, तो उसमें विशेष रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी और लोकल बॉडीज में नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई जाती है, और स्टेट में आप लोग देखोगे बोर्ड बनता है, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड। इस तरह का गठन करके ये होता है कि नीचे तक कोऑर्डिनेशन बना रहे। सभी विदेशी नागरिकों, संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने तथा अन्य किसी भी उपयोग हेतु संबंध ज्ञान प्राप्त करने के लिए NBA के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो चीज़ भारत में बायोडायवर्सिटी मिल रही है, विदेशी व्यक्ति तभी ले सकता है कि जब इस अथॉरिटी से, NBA से आपको क्लियरेंस मिले। फिर इसी में आप लोग देखते हैं, भारतीय नागरिकों अथवा संगठकों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन के बारे में संबंधित SSB को पहले सूचना देनी होगी। ये भी बच्चों बड़ी खास बात है। यहाँ से जो बायोडायवर्सिटी है वो यहाँ से तो आप ले बाहर भी नहीं भेज सकते हो इतनी आसानी से, और बाहर वाली यहाँ भी नहीं ला सकते। अब आप सर ये तो गलत बात है। अरे बेटा, आप लोगों ने आक्रमणकारी प्रजाति सुना होगा ना। यदि बाहर से आप बिना जांच पड़ताल के ऐसे उठा लाए तो हो सकता है उन सभी का हमारे इस एरिया के पाए जाने वाली बायोडायवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट हो। देन हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो उसके लिए बकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें वो अध्ययन करेंगे कि यस, जो व्यक्ति ये प्रपोजल दे रहा है बाहर से चीज लाने के लिए, क्या स्थानीय स्तर पर तो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये विशेष रूप से बात दिखती है। इससे संरक्षण, सतत पोषणीय उपयोग एवं लाभ के बंटवारे के उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह इस आयात पर रोक लगा सकती है। ध्यान रहेगा। अभी मैंने क्या बोला? संरक्षण, सतत उपयोग, लाभ, इन सभी कि भाई उनके आने से हमारे लाभ तो दुष्प्रभावित नहीं हो रहे ना, कि वो आए। जैसे सोचिए भारत में यूकेलिप्टस आया और हमारे नो डाउट स्थानीय वनस्पतियों का बहुत नुकसान हुआ, तो इस तरह की स्थिति तो नहीं बनेगी ना। यद्यपि वैद्य एवं हकीमों सहित स्थानीय लोग एवं समुदाय देश के अंदर निजी उपयोग, औषधि उद्देश्यों तथा अनुसंधान हेतु जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र देश के अंदर हो सकता है। वैद्य हकीम यूज करते हैं कि भाई हमें विशेष तरह की वनस्पति जो है वो चाहिए। अनुमोदन की स्वीकृति प्रदान करते समय NBA लाभ के समान बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं शर्तों को लागू करेगा, यानी कि देखरेख करेगा। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु ढांचे में गठन का प्रावधान है।
ये काफ़ी फेमस अधिनियम था। फिर आर्थिक लाभ, फीस, रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब जो चीज़ लाकर आप जिससे बनाते हैं तो उसमें उसका शेयर बनता है। रॉयल्टी को एनबीए के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रीय जैव विविधता कोष में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग स्थानीय सरकार के परामर्श से उन क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास के लिए किया जाएगा जहां से संसाधन प्राप्त किए गए। जैसे जरा सोचिए, किस एरिया में कोई विशेष तरह के वन मिल रहे हैं, वहां से कोई व्यक्ति उसे ले जा रहा है उनकी पत्तियों को, और पत्तियों को ले जाके विशेष तरह की मेडिसिन बनाया और उसने बहुत पैसे कमाए, तो उसके एवज में उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी संबंधित राज्य को। तो संबंधित राज्य जो होगा वो जो पैसा आएगा उस पर्टिकुलर एरिया में और उन सब चीज़ों के वर्धन, विकास एवं संरक्षण के क्षेत्र में निवेश करेगा। WWF तथा विश्व संरक्षण संघ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण एवं उचित विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को समर्थन देते हैं। याद रहेगा, यानी WWF हो गया ये, और दूसरा तथा विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन कम्युनिटी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर के संरक्षण में विशेष रूप से भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से इन सभी को आप लोग ध्यान रख सकते, इन सभी पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा देखिए, सब प्रीलिम्स की कुछ बातें हैं। इसी के साथ कुछ और भी चीजें, एक मेंस का मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारकों को बताते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। मैंने कई सारी चीजें बताई, जितना मैंने डिस्कस किया उसी को पूरी की पूरी समरी आपको यहाँ पर यूज करनी है। 200 शब्दों में लिखना, लगभग 10 मिनट में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पे वाणी समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर बाय, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।